नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 गति और दूरियों का मापन का जो पार्ट 1 है वो। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे गति और दूरियों के मापन के अंतर्गत जो पार्ट 1 है इसमें यातायात की कहानी के बारे में, कि जो यातायात की कहानी है वो क्या है। या यातायात की कहानी का मतलब कि सबसे पहले जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक युग तक जो भी यातायात के लिए जो भी सामग्रियाँ या साधन जो उपयोग किए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। जैसा कि आपको अपने दादा परदादा से कहानियों द्वारा या उनके कुछ बताए गए तथ्यों द्वारा आपको मालूम हुआ होगा कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं होते थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना जो सामान है अपने पेट पर लाद कर ले जाते थे, चाहे कितना वजनी सामान हो या कितना ही हल्का सामान हो। उन्हें लेकिन अगर कितना ही दूरी पर सामान ले जाना हुआ तो क्या करते थे, वो लोग अपने पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए क्या करने लगा, पशुओं का उपयोग करने लगा। तो पहले तो जो मानव था वो यातायात के लिए क्या करता था, पैदल चलकर जाता था और जो सामान वगैरह ले जाना होता था वो बोझे के लिए अपने पीठ पर लाद कर ले जाता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो लोग क्या करने लगे, पशुओं का उपयोग करने लगे। किस चीज़ में, यातायात के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और जो सामान होता था या उसको ढोने के लिए इसका उपयोग करने लगे पशुओं का। फिर इसके ठीक आगे देखेंगे यातायात की कहानी के अंतर्गत। तो प्राचीन काल में जल मार्गों में भी जो आने जाने के लिए क्या किया, नावों का उपयोग किया जाने लगा था। तो जैसे अपन जो सड़क मार्ग था तो उससे तो अपना ऐसा हो जाएगा कि पशुओं द्वारा यातायात करने लगे थे। लेकिन जो जलमार्ग थे उनके लिए क्या था प्राचीन काल में, तो जलमार्ग में प्राचीन काल में जाने के लिए जो नाव होती थी उनके द्वारा आवागमन करते थे। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गोहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। फिर इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ करके नाव की आकृति बनाना सीख लिया इस प्रकार से। फिर इसके बाद इन नावें जो होती थी वो जल में रहने वाले पही आगे देखते हैं यातायात की कहानी के अंतर्गत जो पहिया है इसके आविष्कार के बाद जो क्रांति आई यातायात में, तो वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात की जो प्रणाली थी उसमें अंततः महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। तो पहियों पर जो चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए क्या किया जाता था, पहले पशुओं का उपयोग किया जाता था। जैसे पहले क्या हुआ था, पहले पहिए का आविष्कार जो हुआ उसके बाद जो यातायात की प्रणाली थी उसमें अंततः महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए या अत्यधिक क्रांति आ गई थी। पहले तो उसमें आवागमन के लिए पैदल जाते थे, फिर इसके ठीक बाद जो पशुओं का उपयोग करने लगे थे एक दूसरे स्थान से जाने के लिए। फिर इसके ठीक बाद क्या हुआ, जो पहिए का जब आविष्कार हो गया तो पहले उसके से बैलगाड़ी बनाई गई। तो इसके और जो भी मतलब यातायात की गाड़ी बनाई जाती थी पहियों वाली, तो उसके लिए क्या करते थे, उसको चलाने के लिए पहले या खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। फिर उसके ठीक बाद जो पहिए वाले अनेक यातायात साधन बनाए गए जिसके द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं। आगे देखते हैं यातायात की कहानी के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ था उस तक जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों, जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलित जो सवारी गाड़ियाँ होती थीं तथा मालगाड़ियाँ के डिब्बे जो होते थे, रेल की पटरियों का भी जो आवागमन था वो पहिए के आविष्कार से पहले तो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ था तब तक तो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पशुओं द्वारा खींचने वाली गाड़ियों का या पैदल इस प्रकार का उपयोग किया करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब वाष्प इंजन का जो आविष्कार हो गया इसके ठीक बाद हमने देखा कि जो वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ी होती थी, चाहे वो मालगाड़ी हो या मालगाड़ी के डिब्बे वगैरह हों, तो वाष्प इंजन से चलने वाले जो भी वाहन थे उनका आविष्कार हुआ। फिर आगे देखते हैं रेल की पटरियों का निर्माण भी इससे किया गया वाष्प इंजन के आविष्कार होने के बाद। इसके पश्चात जो मोटर है, कार है, ट्रक है, बस जैसे जो स्वचालित वाहन होते हैं वो भी आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में क्या हुआ, मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का भी उपयोग किया होने लगा। तो पहले क्या होता था जल में आवागमन के लिए कि जो नाव थी लकड़ी के द्वारा सहायता से चलने वाली, तो उनका उपयोग करते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ जो नाव थे उनमें अनेक प्रकार के जो मोटर के द्वारा या अनेक प्रकार के जो इंजन थे उनके द्वारा चलने लगी थी, या नावें जो होती थी या जहाज़ जो चलने लगे थे समुद्री मार्ग में आवागमन के लिए। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास भी हुआ जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य भी बनाया गया। पहले क्या होता था, जो वायुयान थे उनसे आवागमन के लिए इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन बाद में इनकी ज़रूरत को समझते हुए क्या किया गया कि इनके लिए एक ऐसा बनाया गया या इस प्रकार डिजाइन किया गया कि इनसे यात्री जो हैं वो भी जा सकें
तथा सामान जो है उनका वो भी ले जाने योग्य बनाया गया है, उस प्रकार उन्हें आकृति दी गई। आगे देखते हैं, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल पटरी, पराधोनिक, सुपरसोनिक, वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान इस प्रकार से हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 7 गति और दूरियों का मापन का पार्ट 1 वो समाप्त होता है। तो इससे अगली अगली क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 का गति और दूरियों का जो मापन है इसका पार्ट 2। उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे मापन और मात्रक के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक जो आने वाली वीडियो है उससे आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें और आपका जो क्लास 6 से लेकर 12th तक के जो सभी सब्जेक्ट हैं उनका वो आपके कवर हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।